Hello everyone, welcome to the ninth lecture on oscillation. In last lecture what we have seen is angular SHM जिसमें हमने ये समझा था कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है it is directly proportional to the angular displacement made by that particular object which is performing angular SHM and the direction of restoring torque is opposite to that of angular displacement. जिससे रिलेटेड हमने क्या किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिराइव किया था and with that we have seen the expression for time period and frequency as well. उसके बाद हमने देखा था expression for time period of a bar magnet which is performing oscillation when it is placed in a uniform magnetic field, जहाँ पर magnetic field क्या लगाता है उस bar magnet पर टॉर्क लगाता है. तो टॉर्क का एक्सप्रेशन भी हमने समझा था, राइट ये एक्सप्रेशन था टॉर्क का. यस, म्यू बी साइन थीटा. व्हाट वाज म्यू? म्यू इज magnetic dipole moment. Then we have seen टाउ इज नथिंग बट और टॉर्क इज नथिंग बट म्यू बी थीटा, जिसके बाद हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के जो एक्सप्रेशन है उन्हें फाइंड किया था. लेटर ऑन वी हैव ऑल्सो सीन असिस्ट पोजिशन एंड अपोज पोजिशन, जहाँ पर दो बार मैग्नेट्स जो है उन्हें ज्वाइन किया जाता है. इफ लाइक पोल्स आर ज्वाइन टुगेदर देन इट इज सेड टू बी इन असिस्ट पोजिशन, जहाँ पर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो नेट डायपोल मोमेंट है इट इज एक्चुअली द सम ऑफ डायपोल मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बार मैग्नेट्स. And when it comes to opposed position wherein the poles of bar magnet they are unlike to each other and they are joined and thus their net dipole moment comes out to be difference in between individual dipole moments and thereby their time period was given by 2 pi under root of I upon mu 1 minus mu 2 multiplied by magnetic field. This part that we have already seen. Later on we have solved some solved example as well as some questions from exercise as well, and we have already covered one CET ka question, right? So that lecture was very interesting and informative as well. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए. What we are seeing today is spring mass system and कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम क्या है, तो इसको जो हमने पहले लेक्चर में समझा था ना, वेयर इन वन ब्लॉक वॉज अटैच टू अ स्प्रिंग एंड दैट ब्लॉक वॉज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, तो उस केस में हमने एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें देखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह कैलकुलेट किया था. बस वही पार्ट है, लेकिन हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व करने वाले हैं. दैट्स वाई दिस स्प्रिंग ब्लॉक मैकेनिज्म या स्प्रिंग मास सिस्टम को मैंने इंक्लूड किया है. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पर मान लीजिए दिस इज अ सपोर्ट एंड लेट देयर बी अ स्प्रिंग, राइट. यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट हम कहते हैं वो k है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं. एंड लेट से दिस इज अ मास ऑफ दिस इज द बॉडी ऑफ मास m. नाउ वी हैव सीन कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज गिवन बाय माइनस ऑफ kx. ये हमारे लिए पहला एक्सप्रेशन था. उसके बाद में हमने देखा है जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, इट इज एक्चुअली k बाय एम एंड ओमेगा इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ k बाय एम. ये बेसिक जो है वो हमें पता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग द टाइम पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर particle, say this mass m, we are considering this as a particle and when it is displaced this will be performing oscillation. What would be the time period of oscillation? That can be found out by using a simple relation. हमें पता होता है कि ओमेगा क्या है, ओमेगा is 2 pi by t and that's why t is nothing but 2 pi by ओमेगा. Now if I replace omega with under root of k by m तो क्या हो जाएगा, t would be equal to 2 pi and we have in multiplication with that m upon k, and this is the formula for time period when a body is oscillating when it is tied to a spring. Now when it comes to frequency इसका just opposite आप लिखोगे. So n is equal to 1 by t, that is 1 upon 2 pi under root of k by m. These two formulas will play important role while solving some numericals. ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, एक हाथ दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन वी विल स्विच टू द सीईटी वाला पार्ट. सो फर्स्ट थिंग 18th नंबर का क्वेश्चन है. व्हाट इट इज गिवन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज t. तो मान लीजिए दिस इज अ सीलिंग एंड लेट्स से दिस इज अ बॉडी हैविंग मास m1. ठीक है, इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो उन्होंने कहा है t.
तो हम जानते हैं टी इज द टाइम पीरियड। अच्छा, उन्होंने बोला है सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग भी होनी चाहिए। तो सपोज दिस इज अ स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट में के ले रहा हूँ। तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के। अब पहला जो मास है उन्होंने बोला है m1, तो इसको m1 अपॉन के लिखना पड़ेगा एंड द टाइम पीरियड इज t। आगे क्या बोला है, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी एंड द सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट, द पीरियड इज 2t। अब मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर मास m1 है, इसके साथ में और एक दूसरा मास अटैच कर देता हूं, उसको दूसरे इंक से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट्स से दिस इज m2 which is tied to m1 and now when oscillation starts new time period is said to be, इसको अगर मैं t2 कहता हूं तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ t, चलेगा, ये उन्होंने बोला है। नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड इज कंपेयर द मासेस m1 एंड m2, तो दो मास के बीच में कंपेयर करना है, बहुत इजी है। देखो टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला अपन लेंगे एंड वी विल सॉल्व इट। सो फर्स्ट इंस्टेंस t is given by 2 pi under root of m1 upon k। नाउ देखिए, जब सेकंड मास यहाँ पर अटैच हुआ है तो क्या स्प्रिंग बदली है? नहीं, स्प्रिंग तो वही है। स्प्रिंग अगर वही है तो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग का कांस्टेंट जो है वो भी सेम ही रहेगा एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बस मास ऐड हुआ है सो दैट आई एम राइटिंग एज m1 प्लस m2, दिस इज माई न्यू मास एंड डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट k। सो चलो इसका रेशो ले लेते हैं। सो मुझे क्या फाइंड करना है, कंपेयर द मासेस m1 एंड m2। चलो किसी का रेशो किसी के भी साथ ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं t को t2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। सो दैट वुड बी, अब देखिए 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2, चलेगा। नाउ t2 की जो वैल्यू है, दिस t2 की वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t दैट आई एम पुटिंग हियर। सो t अपॉन 2 times of t is equal to अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2, चलेगा। देखो t कैंसिल हो गया, बचा है 1/2, उसका मैं स्क्वायर करता हूं तो दैट वुड बी 1/4 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब चलो एक काम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1, therefore m2 is nothing but 4 times of m1 minus of m1, that means 3 times of m1 is equal to m2। तो यहाँ पर अगर m1 और m2 कंपेयर करना है तो उसका रेशियो ले सकते हैं। सो आई कैन राइट m1 अपॉन m2 इज नथिंग बट 1 अपॉन 3। सो दिस इज एक्चुअली माई आंसर। वेन वी कंपेयर m1 m2 उनका रेशियो आ रहा है 1:3, मतलब अगर m1 1 kg है तो m2 वुड बी 3 kg, ठीक है। चलो, सो ये हमारा आंसर वैसे भी मैच हो रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर ऑन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमें एक चीज बस याद रखनी होगी कि जब भी हम स्प्रिंग मास सिस्टम कंसिडर करते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड साइड में हो रहा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड साइड में लगेगा। जब इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड साइड चल रहा होगा ड्यूरिंग ऑसिलेशन, द रिस्टोरिंग फोर्स वुड बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीईटी का दिया है, a spring produces extension x by applying force F Newton. A body of mass m suspended from the spring oscillates vertically with time period t. The mass of the suspended body is, अब ये बहुत ही फालतू टाइप का क्वेश्चन है। हम जानते हैं भैया t is nothing but 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। उन्होंने बोला है कि रिस्टोरिंग फोर्स F लगा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट x हुआ है और body of mass m which is suspended performs vertically the oscillations having time period t, और पूछा है the mass of suspended body is। अब मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सो आई एम राइटिंग हियर t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू m अपॉन k। चलो मास फाइंड करना है तो मास को आइसोलेट कर लेते हैं, विच आई एम कीपिंग एट दी राइट साइड, बचा हुआ लेफ्ट साइड में जाएगा। सो टी स्क्वायर इंटू के अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। अब देखो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है क्या हमारे ऑप्शंस में है?
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ऑप्शन में के कहीं पर भी नहीं है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो के नहीं है, इसका मतलब है के को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स दिया ही है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भैया वी हैव, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ठीक है। सो हमारे पास ऑलरेडी पता है जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज इक्वल टू के एक्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट द डायरेक्शन। तो भैया के को अगर रिप्लेस करना है तो के वुड बी एफ अपॉन एक्स। चलो रखते हैं उसको इस फॉर्मूले में, व्हाट डू वी हैव देन, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी टी स्क्वायर इंटू एफ अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू m. चलो, so which option is correct? t square into f, t square into f upon 4 pi square x. Yes, option C is the correct option. Now let's move ahead. क्या दिया है, 3 masses 500 gram, 300 gram, 100 grams, they are suspended at the end of spring as shown in the figure and are in equilibrium. तो फिलहाल ये equilibrium में है। When the 500 gram mass is removed, the system oscillates with a period of 3 seconds. चलो कंडीशन समझ लेते हैं। पहला उन्होंने कहा है if 500 ग्राम मास इज रिमूव, अगर 500 ग्राम रिमूव हो जाता है तो आउट ऑफ टोटल मास कितना दिया है हमें, 500 plus 300 is 800, 800 plus 100 is 900, दैट मीन्स 900 ग्राम मास दिया है, उसमें से 500 अगर निकल जाएगा तो टोटल मास कितना बचेगा, दैट वुड बी 400 ग्राम विच इज नथिंग बट 0.4 kg, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। सो व्हेन मास इज 400 kg, योर टाइम पीरियड गिवन इज हाउ मच, 3 सेकंड, पहली चीज। दूसरा आगे क्या बोला है, When 300 ग्राम मास इज ऑल्सो रिमूव, ऑल्सो मतलब 500 तो पहले ही रिमूव हो चुका है, उसके बाद उन्होंने 300 भी रिमूव किया है, तब कितना बचता है 100 ग्राम। When 300 ग्राम मास इज ऑल्सो रिमूव्ड इट विल ऑसिलेट विद अ पीरियड ऑफ, और आपको पूछा है टी, तो इसको मैं लिख रहा हूँ टी डैश, ये पता करना है कब, अगर मेरा मास कितना है 100 ग्राम्स। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के होता है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में आई एम राइटिंग 3 इज इक्वल टू, टाइम पीरियड है 3 सेकंड, 3 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास इज 0.4, दैट वाज 4 kg डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है क्या, नहीं दिया है, उसको हम के लिख लेते हैं। चलो अब सेकंड ट्राई करेंगे, वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड टी डैश which is equal to 2 pi when mass is how much 100 gram, that is 0.1 divided by k। अब क्या कर लेते हैं, t डैश फाइंड करना है तो मैं इक्वेशन 2 का रेशियो ले लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1, देन t डैश अपॉन 3 वुड बी इक्वल टू, देखो 2 पाई तो वैसे ही चला जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा, बस t डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट 0.1 से, तो इसे मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 0.1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.4, दिस इज 1 दिस इज 4, दैट इज 1/4। सो टी डैश कितना आ गया, टी डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 1/4 अंडर रूट ऑफ 1/4, तो ये हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स टी डैश इज नथिंग बट 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। So our option B is the correct answer. Let's move ahead. Third question. Two particles A and B of equal masses are suspended from two massless springs of spring constant Ka and Kb respectively. तो जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को यहाँ पे मासलेस माना जाता है, सो दिस इज माय फर्स्ट सेट, इसे मैं ए कह रहा हूं, एंड लेट देयर बी अनदर सेट, दिस इज अटैच्ड टू मास बी। इनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इन्हें के और के बी कहेंगे। द मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग ऑसिलेशंस आर इक्वल, मतलब वी मैक्स फॉर ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू वी मैक्स फॉर बी, ऐसा उन्होंने कहा है। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, अब इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है, हमें पता है भैया वी मैक्स का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए, सो फॉर ए वुड बी इक्वल टू वी मैक्स फॉर बी, ये उन्होंने हमें दिया है, सो आई एम राइटिंग ओमेगा ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ बी। चलेगा, अब देखो ध्यान से समझो, रेशियो पूछा है किसका,
एम्पलीट्यूड ऑफ बी टू ए मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ बी अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ए, इसको अगर मैं सेपरेट कर रहा हूं तो वी हैव गॉट ओमेगा ऑफ ए डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ बी। अब ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, राइट। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2 पाई बाय अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ए, और चूंकि ओमेगा बी नीचे है तो उसको मैं ऊपर लेकर आ जाऊंगा, तो दैट वुड बिकम टी बी अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे एंड डायरेक्टली आई कैन राइट हियर टी बी टाइम पीरियड ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ ए वुड बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ बी डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ ए। चलो फाइंड करते हैं, अब ये बहुत इजी हो चुका है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, देखो ध्यान से, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। नाउ यहाँ पर अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ ए लिखूंगा तो टाइम पीरियड ऑफ ए वुड बी मास ऑफ ए अपॉन के ऑफ ए लिखना पड़ेगा अंदर, और बी के लिए मास ऑफ बी अपॉन के ऑफ बी लिखना पड़ेगा। तो 2 पाई चूंकि दोनों में है तो वो कांस्टेंट है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ दोनों में। तो डायरेक्टली यहाँ पर देखिए टी बी अपॉन टी ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय के बी, राइट, इनटू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन मास ऑफ ए। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस, दोनों के मास सेम है तो एम बी और एम ए वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास बचता है, क्या बचेगा फिर, एम्पलीट्यूड ऑफ बी अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज गिवन बाय मास ऑफ बी, मास ऑफ ए कैंसल, सो अंडर रूट ऑफ के ए इज टू अंडर रूट ऑफ के बी। दिस इज द आंसर, amplitude of b upon amplitude of a. So which option is matching? Yes, option B. This is our correct option. Let's move ahead. Now अब यहाँ से हमारे आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है उसका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, SHM when we are seeing combination of spring। अब कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए दिस इज वन स्प्रिंग, इसको मैं और एक स्प्रिंग से अटैच कर देता हूँ और बाद में यहाँ पर क्या करता हूँ, मास अटैच कर रहा हूँ, जो क्या करने वाला है, हमारा ऑसिलेशन परफॉर्म करने वाला है। अब एक सिंगल स्प्रिंग रही तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड kx। लेकिन क्या हो अगर दो डिफरेंट स्प्रिंग्स है और उनके अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में हमें एक इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना पड़ता है उस पूरे ऑसिलेटिंग सेटअप के लिए, एंड देन वी विल सॉल्व फर्दर। जैसे यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक के बाद एक ऐसे दो स्प्रिंग अटैच करके दिखाई थी, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं भैया सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, स्प्रिंग का सीरीज में स्प्रिंग को लगाया है। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, हम स्प्रिंग को पैरेलल में भी अटैच करते हैं एंड देन वी विल बी फाइंडिंग इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद में पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वी विल बी सीइंग दैट इन द मैकेनिज्म कभी कुछ स्प्रिंग सीरीज में लगे होंगे एंड सम स्प्रिंग दे विल बी अरेंज्ड इन पैरेलल, एंड उनका एक अलग तरीके से सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग विद सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहना है, व्हेन स्प्रिंग्स आर अटैच्ड वन आफ्टर अनदर, व्हेन springs are attached one after another। जैसे मैं समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, दिस इज वन स्प्रिंग, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं ले रहा हूँ K1, एंड लेट देयर बी अनदर स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और इसके आगे मैंने कुछ एक मास अटैच करके रखा है which is say at my mean position, and this particular mass will perform oscillation in between positive and negative amplitude। चलेगा। अब हमारा टास्क क्या है, ये जो पर्टिकुलर स्प्रिंग है इसे हमने आइडेंटिफाई कर लेना है पहले। तो यहाँ पर तो सीधा ही पता चल रहा है कि एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग के बाद आ रही है, इसका मतलब दिस इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमारा टास्क ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो अलग अलग स्प्रिंग को मिला के एक इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा उसे पता करना, और चूंकि ये सीरीज में है तो मैं उस इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट को K सफिक्स S से रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरा, जब ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा होगा या ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होगा, उस केस में उसकी टाइम पीरियड
और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या एक्सप्रेशन आने वाला है, ये दो चीजें हमें पता करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, हमें इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट एंड देन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये चीजें पता करनी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक सा डेरिवेशन है 2-3 लाइन का, वो लिख लेते हैं। अगर बोर्ड में गलती से क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लिखते आना चाहिए। सो आई एम राइटिंग, कंसिडर टू स्प्रिंग्स attached in series as shown in figure। ठीक है, फिर यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लेट m be the mass of particle, m be the mass of particle, let k1 is equal to spring constant of first spring and k2 is spring constant of second spring। चलेगा। अब हम क्या करते हैं, जब इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं तो सर्टेन फोर्स लगाते हैं, और जब ये डिस्टर्बेंस के कारण ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो हम जानते हैं इसके अंदर आता है एक रिस्टोरिंग फोर्स। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, जब इस पर किसी भी तरीके का फोर्स आएगा, चाहे वो रिस्टोरिंग फोर्स हो या अप्लाइड फोर्स हो, ये जो फोर्स है इट विल बी सेम फॉर बोथ द स्प्रिंग। अगर कोई उनको पुल कर रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन से पुल किया जा रहा है, सो 10 न्यूटन स्प्रिंग फर्स्ट पर भी अप्लाई होगा और स्प्रिंग सेकंड पर भी अप्लाई होगा, तो बोथ विल हैव सेम फोर्स एक्सपीरियंसिंग। अब दिक्कत कहाँ पे है या फिर चेंज कहाँ पे होता है, मान लीजिए पहली जो स्प्रिंग है वो बड़ी थिन सी स्प्रिंग है और जो सेकंड स्प्रिंग है वो काफी थिक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर मास को डिस्प्लेस करवा रहा हूं एट आउटवर्ड साइड, तो वी कैन सिंपली सी कि पहली स्प्रिंग जो थिन है उसका इलोंगेशन ज़रा ज़्यादा होगा और सेकंड जो स्प्रिंग है वो थिक होने के कारण उसमें जो इलोंगेशन होगा वो कम होगा। लेकिन जो फाइनल इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं फाइनल इलोंगेशन को E लिखता हूं तो E विल बी इक्वल टू इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्प्रिंग प्लस इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन सेकंड स्प्रिंग होगा, एंड टोटल इलोंगेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इलोंगेशन। अब अगर देखिए पहले स्प्रिंग का इलोंगेशन E1 है, दूसरे स्प्रिंग का इलोंगेशन E2 है। फॉर एग्जांपल पहली स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर से इलोंग हुई है और दूसरी स्प्रिंग हाफ सेंटीमीटर से, तो टोटल इलोंगेशन वुड बी 1.5 सेंटीमीटर। बट इफ यू सी केयरफुली, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स F, चूंकि वो सेम है तो यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन बनेगा रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू K1 इंटू E1 एंड रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू K2 into E2 because both are experiencing same restoring force as well. Now I am writing here, देखो ध्यान से, let F be the force acting upon springs, and in bracket I am writing same for both springs, Then what is E1? E1 is elongation in spring 1, and E2 be the elongation in spring 2। ठीक है, नाउ वी हैव, अब हमें पता है जो टोटल इलोंगेशन होता है, टोटल इलोंगेशन, दिस टोटल इलोंगेशन E इज एक्चुअली द सम ऑफ E1 प्लस E2। ठीक है, अब मैं इस E को लिख सकता हूं, व्हाट इज E1? E1 इज नथिंग बट F अपॉन K1। देखो यहाँ पे अगर F इज नथिंग बट K1 इंटू E1 है तो E1 को आइसोलेट करके लिखा जा सकता है F अपॉन K1 और E2 को आइसोलेट करके लिखा जा सकता है F अपॉन K2। So that I am writing here F upon K1 plus F upon K2। यहाँ पे देखिए E is equal to F तो कॉमन आ गया, what we are left with is 1 upon K1 plus 1 upon K2। Now the most important step is, ये जो एक्सप्रेशन है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, यहीं से निकल कर आएगा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट
यहां पर देखिए ध्यान से मैं लिख रहा हूं E इज इक्वल टू एफ अपॉन के एस, एफ अपॉन के एस। एंड ध्यान से समझो, ये जो 1/ks है, दिस 1/ks इज नथिंग बट 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन। रहेगा, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं टाइम पीरियड के फॉर्मूले की बात करूं तो हमें पता है t इज इक्वल टू होता है 2π√m/k। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में अगर सीरीज में स्प्रिंग्स लगे हैं तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा के एस, रहेगा याद। अगर फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है तो 1/2π√k s/m, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे पास है। अब देखिए इसका कैसे यूज होगा। सो दिस इज फॉर टाइम पीरियड एंड दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी। चलो अब मैं केसेस इमेजिन कर लेता हूं। फर्स्ट केस, मान लो वी हैव n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। सो n नंबर ऑफ आइडियल स्प्रिंग अगर मेरे पास है, आइडियल स्प्रिंग्स, तो आइडियल स्प्रिंग्स में क्या होते हैं, जितने भी स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट होंगे या स्प्रिंग कांस्टेंट होंगे वो सेम ही होंगे। सो यहां पर देखिए ध्यान से 1/ks क्या हो जाएगा, 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k एंड दिस विल गोज ऑन अप टू 1/k nth नंबर के लिए, राइट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/ks इज नथिंग बट n डिवाइडेड बाय k। देयरफॉर कैन आई से ks इज नथिंग बट k बाय n। बिल्कुल। और इसका अगर मैं यूज करूं ks इज इक्वल टू k बाय n फॉर n नंबर ऑफ आइडियल स्प्रिंग, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन t वुड बी इक्वल टू 2π√, ऊपर था m नीचे था ks इज नथिंग बट n बाय k, सो दैट वुड बी k बाय n। सो दिस इज k और n चला गया ऊपर। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, राइट। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना तो उस समय m अपॉन n टाइम्स ऑफ k, तो n नीचे आएगा पैरेलल में। क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में n ऊपर आया है, इसको आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वुड बी 1/2π√k/n टाइम्स ऑफ m, ये रहेगा। चलो ये एक केस होगी। अब सेकंड मान लो मेरे पास दो स्प्रिंग्स है, टू स्प्रिंग्स, ठीक है। हर एक स्प्रिंग का अपना अपना एक फोर्स कांस्टेंट है। सो k1 एंड k2 ऐसे उनके स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट हो गए। तब बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 1/ks वुड बी 1/k1 प्लस 1/k2। सो 1/ks इज नथिंग बट k2 प्लस k1 डिवाइडेड बाय k1 इंटू k2। तो यहाँ पर ks को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ये पर्टिकुलर फॉर्म आप इसको याद रखिए। अगर दो ही स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो पहले दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसको ऐड कर लो। तो इस हिसाब से t वुड बी इक्वल टू 2π√m अपॉन क्या आ जाएगा, k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 चलेगा। और 1/ks की क्या वैल्यू है, k2 प्लस k1/k1 इंटू k2। तो देखो यही होता है, t इज इक्वल टू 2π√m। जो नीचे डिनोमिनेटर में रेशियो है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगेन इट वुड बी k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय k1 इंटू k2 चलेगा ना। लास्ट पार्ट, सपोज 4 आइडेंटिकल स्प्रिंग है, 4 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। तो चलो बताइए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π√4 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय k। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, दिस पार्ट, राइट। सो दिस वाज अवर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सेकंड इज पैरेलल। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, टू और मोर देन टू स्प्रिंग्स दे आर अटैच्ड इन सच अ वे। सो स्प्रिंग्स जो है, स्प्रिंग्स आर अटैच्ड बिटवीन
टू कॉमन पॉइंट्स, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। अब कौन से कॉमन पॉइंट? फर्स्ट बीइंग द सपोर्ट, फर्स्ट किसको अटैच हो रहा है? सपोर्ट को। एंड सेकंड बीइंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझाता हूं मैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है सीलिंग, दिस इज अ सीलिंग, ठीक है। इसको मैंने पहली स्प्रिंग अटैच की है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। इसके बाजू में मैं एक स्प्रिंग ले रहा हूं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और इसके नीचे एक बॉडी को मैंने अटैच किया है जिसका मास है M। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, दोनों स्प्रिंग में उनके जो पॉइंट्स है, एक जो पॉइंट्स है मतलब एक जो एंड है, इट इज अटैच टू सपोर्ट। तो सपोर्ट दोनों का कॉमन सपोर्ट है। अच्छा, कॉमन नहीं भी रहा, दो अलग अलग सपोर्ट भी रहे, लेकिन सपोर्ट तो रिजिड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, तो हम मानते हैं कि भैया इट्स अ कॉमन पॉइंट। और जो दूसरा एंड है वो किसे अटैच हुआ है? मास को, और मास ही एक्सपीरियंस करता है फोर्स बेसिकली। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर इस मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो दिस बिकम वेट, एंड वेट इज अ फोर्स। तो यहाँ सेकंड जो दोनों के एंड है वो ऐसे पॉइंट पर अटैच हुए हैं जहां पर फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एंड दस दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा भी एक कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकता है, देखो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। मान लीजिए दिस इज फर्स्ट स्प्रिंग, दिस इज मास। पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, मास M। अब यहीं पे दूसरी स्प्रिंग भी अटैच्ड है, लेकिन देखने में थोड़ी अलग लगती है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। नाउ इफ यू सी केयरफुली, ये जो पर्टिकुलर स्प्रिंग है इसका एक एंड सपोर्ट से अटैच है, यहाँ दूसरी स्प्रिंग है इसका भी एक एंड कैसे है? सपोर्ट से अटैच है। लेकिन जो दूसरा एंड है, देखिए दोनों का कहाँ अटैच है? इस पर्टिकुलर बॉडी को, जहां पर क्या आएगा? फोर्स आएगा। अब देखो फोर्स में क्या होगा, मान लीजिए हमारे जो मास है वो लेफ्ट दिशा में ट्रैवल कर रहा है विद डिस्प्लेसमेंट x। तो पहले स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन होगा तो उतना ही जो इलोंगेशन होगा वो आपको इस पर्टिकुलर सेकंड स्प्रिंग में देखने को मिलेगा। बात आ रही है समझ में? और जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड कंसीडर करनी पड़ती है। जैसे आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये भी चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल दिस इज द सेटअप फॉर पैरेलल। ऐसे और एक सेटअप हो सकता है, मान लीजिए दिस इज द सीलिंग, यहाँ से मैं दो स्प्रिंग्स ले रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर कॉमन M को अटैच कर दिया है। तो 100% हॉरिजॉन्टल तो नहीं है स्प्रिंग, बट स्टिल इट्स अ पैरेलल कनेक्शन, बिकॉज दोनों ही स्प्रिंग का एक पॉइंट सपोर्ट को है और दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर है। चलो अब क्या करना है, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट हमें फाइंड करने हैं। तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। सो सपोज दिस इज माई सपोर्ट। इस सपोर्ट को हम दो स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली अटैच करेंगे। दिस इज फर्स्ट स्प्रिंग, लेट्स से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, एंड दिस इज सेकंड स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और यहाँ पर मैं एक प्लैंक अटैच कर रहा हूँ जिसका मास है M। चलेगा? अब देखो क्या होगा, जब ये प्लैंक ऑसिलेशन कर रहा होगा बैक एंड फोर्थ, तब मान लेते हैं कि ये ऐसे आगे बढ़ा है एंड इट हैज परफॉर्म, या फिर वाइल परफॉर्मिंग ऑसिलेशन इसने अपनी पोजीशन यहाँ कहीं तो शिफ्ट कर ली है, ठीक है, ऑसिलेशन करते समय। दिस इज माई इलोंगेशन E, ठीक है। ये जो इलोंगेशन है, इफ यू नोटिस केयरफुली, अगर हमारा प्लैंक मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आगे चला गया तो इलोंगेशन इज 5 सेंटीमीटर, एंड यू विल नोटिस कि इलोंगेशन इन फर्स्ट स्प्रिंग एंड इलोंगेशन इन सेकंड स्प्रिंग जो होगा वो भी कितना हुआ होगा? 5 सेंटीमीटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ भी रहने दो, बट पैरेलल में इलोंगेशन हमेशा इक्वल होता है इन बोथ द स्प्रिंग, इसको आपको याद रखना है। सो आई कैन राइट, अगर फर्स्ट स्प्रिंग का इलोंगेशन E1 है, दूसरे स्प्रिंग का इलोंगेशन E2 है, तो इलोंगेशन E1 इज नथिंग बट E2 इज नथिंग बट E। इसे आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जब ये पर्टिकुलर ब्लॉक या मास जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा होगा, सो इट विल बी हैविंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब ये जो फोर्स है, अगर मान लीजिए दिस फोर्स इज F, तो आपको ये एक बात याद रखनी है, यहाँ पर ये जो दोनों स्प्रिंग है
वो अलग अलग फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ये कैसे होगा? अगर मान लीजिए पहला स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो उसके लिए जो फोर्स होगा उसे मैं F1 लिखूंगा, और दूसरा जो है उसके लिए फोर्स को मैं F2 लिखूंगा। F1 प्लस F2 विल बी नेट फोर्स विच इज अप्लाइड एट द पार्टिकल। ये आपको याद रखना है। क्या समझा था हमने? दो स्प्रिंग्स पैरेलल में अगर अटैच हो तो इलोंगेशन दोनों स्प्रिंग का सेम होता है, लेकिन जो फोर्सेस होते हैं, दैट फोर्स, नेट फोर्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इंडिविजुअल स्प्रिंग्स, एंड दोज फोर्सेस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंग्स। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इलोंगेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले कंसिडर टू स्प्रिंग्स having spring constant, having spring constant K1 and K2 arranged in parallel as shown in figure। ठीक है, let m be the mass of oscillating particle, mass of oscillating particle। चलो, let K1 be the spring constant, या force constant, spring constant of first spring, and K2 be the spring constant of second spring। if, अगर देखिए मैं F is the force acting on the particle लिख रहा हूं, if F be the force acting on particle, ये जो कुछ भी रिस्टोरिंग फोर्स है वो अगर F है, देन F1 is equal to force acting on first spring, force acting on first spring, और F2 क्या लिखना पड़ेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड स्प्रिंग। अब हम जानते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kx होता है। तो यहाँ पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया, दिस F1, यहाँ पे देखो, दिस F1 वुड बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, K1 इंटू इलोंगेशन इन दैट पर्टिकुलर स्प्रिंग वुड बी E, क्योंकि E जो है वो इलोंगेशन दोनों स्प्रिंग में सेम ही होगा। तो F1 इज इक्वल टू K1 इंटू E, एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूं F2 विच इज एक्चुअली फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड स्प्रिंग। तो यहां पर F2 हो जाएगा, F2 वुड बी K2 इंटू E। नाउ यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स F is the sum of individual forces acting upon the spring। so here it is F1 and F2, उसका sum मैंने किया है। so I am writing this restoring force F is equal to, what is F1? K1 into E plus F2 is K2 into E। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? E कॉमन आ जाएगा, तो we will have E into K1 plus K2, and this K1 plus K2 is nothing but effective spring constant for parallel combination। सो यहाँ पर भी देखिए फॉर्मूला तो वही निकल कर आया, इलोंगेशन इज नथिंग बट F अपॉन K, बट यहाँ पर KS की जगह आएगा KP। और आपको कौन सी चीज याद रखनी है, वहां पर KS वॉज 1 अपॉन KS इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 एंड सो ऑन। यहाँ पर KP इज नथिंग बट K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक चीज याद रखना, अभी मुझे याद आई है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जब पढ़े होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है, वहां पर क्या देखा था, अगर मेरे पास रेजिस्टेंसेस है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 R2, R1 एंड R2। ठीक है, अगर मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालते थे? RS, बिकॉज दिस रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन अगर मैं स्प्रिंग्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, स्प्रिंग्स की,
if this is first spring, this is second spring having individual spring constant k1 and k2, in that case हमें लिखना पड़ता है 1 अपॉन के एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। ये आपको कंपैरिजन के तौर पर याद रहना चाहिए। एंड सेकेंडली जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज आती है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स अभी फिलहाल काम नहीं है, बट इतना याद रखो जैसे सीरीज में स्प्रिंग्स, सीरीज में हम रेजिस्टर्स ऐड करते हैं, वैसे ही कैपेसिटर्स भी ऐड होते हैं। कैपेसिटर का सिंबल है ना, दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से दिखता है। उनके जो कैपेसिटी होती है इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। तो मान लीजिए पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, एंड दे आर अरेंज्ड इन सीरीज। याद रखना इनका भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस अगर सीरीज में निकालना है आपको तो उसको लिखना पड़ता है 1 अपॉन CS वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और अगर मैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करूं, ध्यान से समझो, पैरेलल में रेजिस्टर्स कैसे दिखते हैं? सपोज दिस इज फर्स्ट रेजिस्टर एंड दिस इज माय सेकंड रेजिस्टर, दिस इज R1, दिस इज R2। अब देखो ध्यान से, जब हम रेजिस्टर पैरेलल के केस में देखते थे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालना पड़ता था? 1 अपॉन RP इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेकिन स्प्रिंग के केस में अगर दो स्प्रिंग पैरेलल है, फर्स्ट स्प्रिंग एंड लेट्स से सेकंड स्प्रिंग, अगर ऐसे पैरेलल स्प्रिंग्स लगे हैं तब KP इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो सीरीज वाले जो फॉर्मूले थे रेजिस्टेंस के वो यहाँ पर स्प्रिंग और कैपेसिटर के लिए लगेंगे, और जो पैरेलल वाले फॉर्मूले थे रेजिस्टर के लिए वो यहाँ पर सीरीज में स्प्रिंग और कैपेसिटर को लगेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखनी है ताकि आप न्यूमेरिकल करते समय गलतियां ना करो। ठीक है, सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2। सो व्हाट वुड बी CP वुड बी C1 प्लस C2। इसको ध्यान में रखना है आपको, आगे ये बहुत काम में आएगा। चलिए अब हम लौट के आते हैं हमारे फॉर्मूले पे। सो वी हैव सीन E इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स F अपॉन KP एंड KP इज नथिंग बट K1 प्लस K2 प्लस K3। अब मान लो कि मेरे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, तो क्या करना पड़ेगा? आई एम राइटिंग हियर फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्प्रिंग। तो ये हो जाएगा KP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ K। KP वुड बी n टाइम्स ऑफ K। K1 प्लस K2 ऐसे नहीं करना है, K सबको ऐड करोगे तो n टाइम्स ऑफ K। देयरफॉर अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M अपॉन n टाइम्स ऑफ K, जो मैंने पहले बोला था। और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में होगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ n टाइम्स ऑफ K अपॉन M। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है सो दैट प्रॉब्लम्स कैन बी इजीली सॉल्व्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। व्हाट विल बी द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम एज शोन इन फिगर? यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर स्प्रिंग है, दिस स्प्रिंग एंड दिस स्प्रिंग दे आर पैरेलल। क्यों पैरेलल? क्योंकि उनका एक एंड जो है वो सपोर्ट को अटैच है और दूसरा एंड जो है वो कॉमन ऐसे पॉइंट को अटैच है जो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। तो अगर मैं इनको नाम दूं, मान लीजिए दिस इज स्प्रिंग A एंड दिस इज स्प्रिंग B, सो आई कैन से A एंड B आर इन पैरेलल। और अगर ये स्प्रिंग C है तो वो A और B के कॉम्बिनेशन को सीरीज में लेकर आ रहा है। मतलब A और B का जो भी एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा उसके साथ में C जो है वो सीरीज में है, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है बाद में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें पूछा क्या है, इसमें फोर्स कांस्टेंट पूछा है ना, मतलब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करना है। सो फर्स्ट मैं ले रहा हूं A एंड B। सो A एंड B के लिए हम लिखेंगे KAB विच आर इन पैरेलल, दैट वुड बी K1 प्लस K1, क्योंकि दोनों का ही क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। सो आई कैन राइट KAB इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ K1। पहली बात। दूसरा देख लो, इफ यू सी केयरफुली तो KAB जो है, KAB नाउ इट इज इन सीरीज विथ KC। सो आई एम राइटिंग K, इसको लिख लो ABC। तीनों की बात हो रही है, लेकिन चूंकि ये सीरीज में आएगा इसलिए 1 अपॉन
के ए बी सी या के एस, आपको जैसे लिखना है लिखो, मैं लिख रहा हूँ के ए बी सी, दिस वुड बी 1 के ए बी प्लस 1 के सी। तो के सी क्या है, के टू, और 1 के ए बी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ के वन, तो दिस वुड बी 2 टाइम्स ऑफ के वन। आ रही है क्या बात समझ में? चलो सॉल्व करते हैं। तो के ए बी सी विच इज माई इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ के वन इंटू के टू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ के वन प्लस के टू। ठीक है, आप अपने एंड पे करके देखो, ऐसे ही मिलेगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल द स्प्रिंग्स इन फिगर ए बी सी आर आइडेंटिकल ईच हैविंग फोर्स कांस्टेंट के। तो सारे के सारे स्प्रिंग्स आइडेंटिकल है और उनका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ऐसे बोला है। देन मास एम इज अटैच टू ईच सिस्टम, सेम मास तीनों सिस्टम में अटैच किया है। देन इफ टी ए, टी बी एंड टी सी आर टाइम पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द 3 सिस्टम और फिगर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन आपको इनके टाइम पीरियड में क्या करके दिया है, कंपैरिजन करके दिया है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड व्हिच रिलेशन इज राइट। तो देखो सबसे पहले T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ होता है m अपॉन k, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिए, और टाइम पीरियड को ही कंपेयर करना है। इफ यू सी केयरफुली, तीनों ही स्प्रिंग में मास सेम लगने वाला है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए मास का कोई मतलब नहीं है, वो कैंसिल हो सकता है। दैट्स व्हाई आई विल बी डायरेक्टली राइटिंग टी प्रोपोर्शनैलिटी इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ के। टी प्रोपोर्शनैलिटी इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ के, दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सीधी सी बात आएगी। चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं टी ए के लिए। सो टी ए वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ के ए, और के ए में एक ही स्प्रिंग है, इसके लिए सिर्फ मैं उसको के लिख कर छोड़ रहा हूं। सेकंड में देखिए टी बी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब यहां पर जो स्प्रिंग्स है दे आर इन सीरीज, सो दैट वुड बी के एस। और यहां पर जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों स्प्रिंग सीरीज में होने के कारण अगर मैं के एस को सॉल्व करता हूं तो देखिए के एस वुड बी के वन इंटू के टू, दैट इज के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू, दोनों ही स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ के। यहां से एक के हट जाएगा, सो के बाय 2, तो के एस की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, के बाय 2, उसको ऊपर रखो, सो आई विल गेट टी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन के। तो एक तरीके से टीवी हो गया √2 अपॉन √k। तो इसी को अब मैं ये भी तो लिख सकता हूं √2 इंटू, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट के क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट के इज टी ए, सो आई कैन राइट दिस √2 टाइम्स ऑफ टी ए, दिस इज माई टीबी। ये एक रिलेशन मुझे मिला है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया है हमारे लिए, टी सी इज इक्वल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग्स है वो कैसे है, पैरेलल में है, सो पैरेलल में होने के बाद डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, तो दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ के, सो आई एम राइटिंग दिस एज 2 टाइम्स ऑफ के। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट के, सो कैन आई राइट टी सी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, टी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ टी ए, क्योंकि 1 बाय रूट के इज नथिंग बट टी ए। तो चलो अब ऑप्शन देखते हैं और बताते हैं कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। उन्होंने बोला है टी ए इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी बी, क्या ऐसा है, टी ए इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी बी नहीं है, उल्टा है, टी बी इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी ए है, तो ये रिलेशन गलत है। सेकंड देखो, टी ए इज टी सी बाय √2, टीसी और टीए में रिलेशन क्या है, टीए इज टीसी बाय √2 नहीं है, वो होगा तो √2 टाइम्स ऑफ टीसी होगा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड, टीबी इज 2 टाइम्स ऑफ टीए, अब देखो टीबी इज √2 टाइम्स ऑफ टीए है, क्या 2 टाइम्स है क्या, नहीं, सो सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं, टीबी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टीसी। अब टीबी और टीसी में रिलेशन देखना पड़ेगा, तो टीबी इज √2 टाइम्स ऑफ टीए है, ये बराबर है
क्या मैं TA को √2 टाइम्स ऑफ TC लिख सकता हूं इसके अंदर? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो चलो लिख कर देखते हैं। तो देखो ध्यान से समझो, मैं क्या कर रहा हूं, TB में TC को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो TB इज द टाइम पीरियड ऑफ B कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ TA के बजाय लिख रहा हूं √2 टाइम्स ऑफ TC। आ रही क्या बात समझ में? इस TA को हमने TC इंटू √2 लिखा है, चलेगा। अब √2 इंटू √2 होता है 2, सो आई कैन राइट TB इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ TC and this relation seems correct to me, so my option D is the correct option. चलो next क्या दिया है? as shown in figure S1 and S2 are identical springs with spring constant K each, तो दोनों का सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है। the oscillation frequency of the mass M is F, तो जब मास M लगा है तो oscillation frequency is F। हम जानते हैं भैया फर्स्ट केस फ्रीक्वेंसीज वहां पर n लिखते थे, यहाँ पर f लिखेंगे, दैट वुड बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m होता है। पहले केस में दोनों ही स्प्रिंग्स अटैच है, इसलिए इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर सेटअप है ये पैरेलल स्प्रिंग का सेटअप होने के कारण दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सो मैं लिख सकता हूँ k + k 2k। तो आई एम राइटिंग हियर 2 टाइम्स ऑफ k। आ रही है बात समझ में? और मास तो सेम है, सो दैट माय फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड, इफ द स्प्रिंग S2 इज रिमूव्ड द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बिकम्स, अब ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी सेकंड टाइम्स में ले रहा हूं f डैश, तो लेट्स से f डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ, अगर ये S2 स्प्रिंग हट गया तो बचता क्या है हमारे पास? ओनली S1 वाला स्प्रिंग, और S1 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है k, सो दैट वुड बी k/m। दिस इज माय f डैश। तो चलो f डैश फाइंड करेंगे। सो f डैश अपॉन f इज इक्वल टू, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है, ठीक है, m भी सेम ही है, तो क्या बचता है? ऊपर बचता है रूट 2k और नीचे है सिर्फ k को भी अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो f बचेगा √2 और f डैश बचेगा ओनली 1। सो आई कैन राइट 1/√2, therefore f dash is nothing but f/√2। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अगेन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमारा रिलेशन मैच हो रहा है। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है। A simple harmonic oscillator having 4 identical springs has time period of oscillation t is equal to, इनमें से कौन सा ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो उन्होंने दिया है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है, ऐसे पूछा है फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्प्रिंग है तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। मान लो स्प्रिंग A, स्प्रिंग B, स्प्रिंग C, स्प्रिंग D। इफ यू नोटिस देयर कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग A और स्प्रिंग B यहाँ पर ज्वाइंट है, फिर स्प्रिंग C, स्प्रिंग D ऐसे ज्वाइंट है। अब A और B दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि एक जो एंड है वो सपोर्ट पे ज्वाइंट है दोनों का, और दूसरे पर एक कॉमनली फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है दूसरा वाला ज्वाइंट। तो इसका मतलब है A और B पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इंस्टेंस A B पैरेलल। अब देखो सेम कंडीशन C और D पे भी है, एक जगह पे फोर्स लगेगा और दूसरा जगह ज्वाइंट है ना। आगे वहां पर ऊपर के ये जो A और B के कनेक्टिंग पॉइंट्स है, इट एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट फॉर C and D, therefore C and D are also parallel, so I am writing C and D, they are also parallel। चलेगा ना। अब हमें अगर टाइम पीरियड निकालना है तो T क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k इफेक्टिव वाला। सो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब कैसे पता चलेगा? तो देखो AB पैरेलल, CD पैरेलल, बट AB एंड CD दे आर इन सीरीज। तो यहां पर सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा KAB, बिकॉज दे आर पैरेलल सो इट इज समेशन ऑफ K प्लस K, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K। सिमिलरली KCD वुड बी अगेन K प्लस K एंड दैट इज अगेन 2K, बट 1/, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन देखता हूं दोनों का, सो आई गेट 1/KAB प्लस 1/KCD एंड दैट वुड बी 1/2K प्लस 1/2K। दैट मीन्स
अगर 1/k कॉमन आ जाएगा तो हाफ प्लस हाफ इज 1, दिस इज 1/k, तो 1/ks इज 1/k, तो ks इज इक्वल टू k, रेसिप्रोकल कर लिया है मैंने। एंड इफ दिस इज द फॉर्मूला देन t इज इक्वल टू 2π√m/k, वही हमारा करेक्ट रिलेशन है, तो दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड 2k आर कनेक्टेड टू अ मास m एज शोन इन द फिगर। तो ये एक मास m है, एक एंड पर k स्प्रिंग k कांस्टेंट वाली स्प्रिंग है, दूसरी तरफ ट्वाइस k कांस्टेंट वाली स्प्रिंग है, ठीक है। द मास इज डिस्प्लेस स्लाइटली टू वन साइड एंड रिलीज। अब यहाँ पर मान लीजिए वन साइड रिलीज किया तो इधर कॉम्प्रेशन आएगा, तो इस साइड क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा। जब यहाँ कॉम्प्रेशन आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा, और यहाँ पे इलोंगेशन आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स वुड बी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स की एक ही डायरेक्शन है दोनों ही केस में। चलो, other ends of the springs are connected to rigid support, the mass is moving on a frictionless horizontal surface, the frequency of oscillation of the mass। फ्रीक्वेंसी पता करना है तो भैया दोनों का इफेक्टिव कांस्टेंट लेना पड़ेगा, हो गया। अब देखो इफेक्टिव कांस्टेंट क्या आ जाएगा, दोनों स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो kp क्या होता है, k प्लस 2 टाइम्स ऑफ k, दैट इज प्राइस ऑफ k। तो देयरफॉर क्या पूछा है, द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1/2π√k/m। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा kp, दैट वुड बी n इज इक्वल टू 1/2π√3/k/m। सो दैट इज माई ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, यहाँ क्या दिया है, A uniform circular disc of mass 12 kg is held by two identical spring। तो यहाँ पर ऐसे दो identical spring बताया है। अगर identical spring है तो मान लीजिए पहले का अगर spring constant k होगा तो दूसरे का भी क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। When the disc is slightly pressed down, उसको अगर ऐसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं एंड रिलीज और छोड़ देते हैं तो ये डिस्क क्या करेगी, ऐसी ऑसिलेशन करेगी ऊपर नीचे, राइट। नाउ इट एग्जीक्यूट SHM ऑफ पीरियड 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड भी देकर रखा है भैया, t इज 2 सेकंड। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज नियरली। अब दोनों ही स्प्रिंग्स में फोर्स कांस्टेंट क्या होगा ऐसे उन्होंने पूछा है। सो फोर्स कांस्टेंट पूछा है मतलब हमें k की वैल्यू पूछी है, चलेगा। अब देखो कैसे निकालेंगे k की वैल्यू, तो सबसे पहले वी हैव बीन गिवन t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हमें पता है भैया t क्या होता है, 2π√ऑफ इफेक्टिव स्प्रिंग मास अपॉन इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है तो उसको मैं kp लिख रहा हूँ। अब देखो kp वुड बी k1 प्लस k2, ऐसा हम लिखते हैं, बट बिकॉज बोथ द स्प्रिंग्स आर सेम सो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ k। सो यहाँ पे देखिए आगे मैं लिख रहा हूँ t इज इक्वल टू 2π√ऑफ m अपॉन ट्वाइस ऑफ k, चलेगा, इतना आ गया। नाउ लेट्स सी, t की वैल्यू देकर रखी है 2 इज इक्वल टू 2π√ऑफ मास इज 12 kg, 12/2 टाइम्स ऑफ k, 2 कैंसल। सो यहाँ पर बचा है 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा 1, यहाँ पर आएगा पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 12/2 इंटू k, 2 1 जा 2, दिस इज 6, तो k इज इक्वल टू 6 पाई का स्क्वायर, चलेगा। नाउ पाई स्क्वायर को अगर मैं 10 कंसिडर करता हूँ, जनरली पाई स्क्वायर कितना होता है 9.86 वगैरह समथिंग होता है, तो उसको अगर राउंड फिगर में 10 मान लेंगे, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 60, सो k की वैल्यू हो गई 60 एंड दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड। तो 60 न्यूटन पर मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ k, चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा पहले। A body of mass 200 gram is tied to a spring of spring constant 12.5 Newton per meter, while other end of the spring is fixed at O। तो ये है हमारी स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट उन्होंने देकर रखा है, सो k इज इक्वल टू 12.5 न्यूटन पर मीटर, राइट। एक पॉइंट है फिक्स O पर, यहाँ पर O पर फिक्स है, और दूसरा जो पॉइंट है उस पर लगा है कुछ मास। ये जो मास है हाउ मच इट इज 200 ग्राम्स, सो आई एम राइटिंग m इज इक्वल टू 200 ग्राम्स विच इज 200 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, चलेगा। अब आगे देखिए,
If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular speed 5 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा भी देकर रखा है, कितना देकर रखा है ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड। फिर उन्होंने कहा है देन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू द नेचुरल लेंथ विल बी। अब ये क्वेश्चन को समझो, देखो दिस इज अ बॉडी, मतलब सेंटर ओ, इसको मैंने ऐसी स्प्रिंग अटैच करके रखी नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब ये गोल घूमना स्टार्ट करेगा तो इस पर आएगा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जनरली क्या होता है, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा तो एक तरीके से ये जो मास है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा एंड देयर विल बी एन एक्सटेंशन इनटू दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग। तो जो हमारी स्प्रिंग पहले कॉइल्स उसके पास पास थे, अब वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी ऐसे, और यहाँ पर हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। अगर मैं उस एक्सटेंशन को x बोलता हूँ एंड आई कैन सी दिस पर्टिकुलर बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इन दैट केस यहाँ इनिशियल लेंथ अगर स्प्रिंग की L थी, तो न्यू रेडियस अगर मैं चेक करूंगा, कौन सा रेडियस, सर्कुलर मोशन वाला, तो दैट रेडियस वुड बी L प्लस x। व्हाट इज L? इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग and x is the extension. The total radius during circular motion would be L plus x. तो इसको हमें याद रखना है, that radius r is nothing but L plus x। ठीक है, चलो, और हमें पूछा क्या है, रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू इट्स नेचुरल लेंथ। अगर रेशियो की बात करूं तो रेशियो इज x अपॉन L, ये हमें फाइंड करने के लिए पूछा है इन्होंने। तो चलो फटाफट फाइंड करते हैं। देखो इजी है। सबसे पहली बात, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है या सेंट्रीपिटल जो भी फोर्स है, इट इज गिवन बाय टू फॉर्मूला, mv² अपॉन r या m ओमेगा² r। अब चूंकि हमें ओमेगा की वैल्यू देकर रखी है, सो आई एम राइटिंग m ओमेगा² r, दैट्स फर्स्ट पार्ट। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, सो k इंटू एक्स ही होता है this particular force. So I am writing this as FCP, or FCF is nothing but K, which is spring constant multiplied by extension x is equal to m omega square into r। अब r क्या है, r is nothing but L plus x, ये आपको याद रखना है, r is nothing but L plus x। ठीक है, हो गया। चलो फटाफट वैल्यू रखो। k की क्या वैल्यू है, इसको ना मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जाता हूँ, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इधर एडजस्ट करते इसको, ठीक है, इससे, ठीक है। चलो k की वैल्यू है 12.5, उन्होंने देकर रखी थी 12.5 मल्टीप्लाइड बाय x, पता है क्या, नहीं पता, इज इक्वल टू मास कितना दिया है भैया, 200 इंटू 10 टू द पावर -3, सो 200 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू ओमेगा स्क्वेयर इज व्हाट, ओमेगा स्क्वेयर इज 5 का स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर इंटू L प्लस x, ये तो रेडियस थी ना। चलो अब देखो ध्यान से, हमें रेशियो चाहिए x अपॉन L का, तो सिंपली पहले मैं x अपॉन L प्लस x लिख लेता हूँ, एंड हियर इट वुड बी 200 इंटू 5 का स्क्वेयर इज 25 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 12.5। 12.5 1 जा 12.5 एंड 12.5 इंटू 2 जा 25। 2 into 200 is how much, 400, so I can write 4 into 10 to the power 2, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 10 to the power -3 है, so we will have 4 into 10 to the power -1, this is x upon L plus x। ठीक है, चलो मैं इसको सेकंड पेज पर लेकर जाता हूँ। so x upon L plus x is equal to 0.4, ये हमारा पार्ट है। नाउ x is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 times of L plus 0.4 times of x, so x minus 0.4 times of x is nothing but 0.4 times of L, this is 0.6 times of x is equal to 0.4 times of L। एक एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 6 times of x is 4 times of L, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, so x अपॉन L का रेशियो आएगा 2/3। ठीक है, तो ऑप्शन यस, सी ऑप्शन, सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर समझने वाली बस एक ही चीज थी, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आता है,
So this spring would extend by some distance x. X is my extension, और जब ये extension हो चुका होगा तो radius of rotation would be original length L plus extension x. ऐसा हमें कंसिडर करना है। और बाकी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वहीं से हमने सारी चीज़ों को लास्ट तक सॉल्व करके रिलेशनशिप को पता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ध्यान से समझेंगे। द स्प्रिंग्स शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकल, सारे स्प्रिंग्स आइडेंटिकल है। व्हेन ए इज 4 kg, सो यहाँ पर ए का मास दिया है, हाउ मच इट इज 4 kg। द इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इज 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मान लीजिए इलोंगेशन है x1, तो x1 इज हाउ मच 1 सेंटीमीटर। देन आगे इफ b इज 6 kg, अगर b की वैल्यू हो गई 6 kg, दिस इज 6 kg, द इलोंगेशन प्रोड्यूस बाय इट, तो यहाँ पर अगर इलोंगेशन x2 होता है तो वो कितना होगा, ऐसे हमें पूछा है। देखिए x2 अगर फाइंड करना है, इलोंगेशन फाइंड करना है, तो फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास f इज इक्वल टू के एक्स, ये एक रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं पहली केस पता करूं, ये फर्स्ट केस यहां पर करता हूं, फर्स्ट केस, तो आई कैन राइट f इज इक्वल टू के इंटू x1, चलेगा। दिक्कत क्या है, f की वैल्यू दी है क्या डायरेक्टली नहीं दी है, बट मास देकर रखा है। मास इज हाउ मच 4 kg, तो इसको अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू 9.81, तो मुझे ऑब्वियसली फोर्स मिल जाएगा। बट मैं क्या करता हूं, जो g की वैल्यू है उसे 10 कंसिडर करता हूं, इंस्टेड ऑफ 9.81 आई एम कंसिडरिंग इट एज 10। सो व्हाट f वुड बी फॉर फर्स्ट केस, इट वुड बी 4 इंटू 10 इज इक्वल टू k इंटू x1। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में लेना पड़ेगा, एंड वी हैव 1 सेंटीमीटर, सो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, राइट। सो देखिए यहाँ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, हियर -2 विल गो ऑन दिस साइड, सो दैट विल बिकम +2, so 4 into 10 to the power 1 into 10 to the power 2, that is 4 into 10 to the power 3, so basically k is 4000, so I am directly writing k is 4000 न्यूटन पर मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। चलो अब हमें सेकंड स्प्रिंग के केस में एक्सटेंशन पता करना है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मान लीजिए F2 इज इक्वल टू के इंटू x2, बट इफ यू सी हियर इन द सेकंड कॉम्बिनेशन देयर इज अ सीरीज ऑफ 2 स्प्रिंग्स, तो 2 स्प्रिंग्स सीरीज में लगे हैं, इसलिए यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा KS। अब KS कैसे फाइंड करेंगे, सो देखो F2 इज इक्वल टू KS इज K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ये हमें पता है, हमने पहले ही सॉल्व किया है, मल्टीप्लाइड बाई x2। नाउ ऑल द स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, है ना, उन्होंने बोला था, तो K की जो वैल्यू है वो तीनों में सेम होगी, सो K1 K2 को ना लिखते हुए हम लिखेंगे K इंटू K, दैट इज K स्क्वायर अपॉन K प्लस K इज 2K, तो ये हो जाएगा F2। अच्छा F2 कितना होगा, तो 6 kg मास है, मल्टीप्लाइड बाय 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर करेंगे तो दैट वुड बी 60 न्यूटन, इज इक्वल टू K इंटू K का स्क्वायर, K प्लस K ट्वाइस ऑफ K स्क्वायर से K हट गया, बचेगा 2 इंटू x2, और K की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 4000 अपॉन 2 इज हाउ मच 2000, तो 60 इज इक्वल टू 2000 इंटू x2, भैया ये कट हो गया, देन 6 अपॉन 200 इज इक्वल टू x2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 10 टू द पावर -2, सो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, दिस इज x2। बट इफ यू सी आंसर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, सो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एंड दैट वुड बी 3 सेंटीमीटर। तो x2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 3 सेंटीमीटर, विच इज माई ऑप्शन सी हियर, चलेगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दिस इज समव्हाट ट्रिकी, तो इसको आपको बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये JEE लेवल का एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। 3 springs each of force constant K are connected at equal angles with respect to each other to a common mass m. The other end of the springs is rigidly fixed. If the mass is pulled towards any one spring, then the period of oscillation will be, ध्यान से समझो, इन्होंने क्या किया, ये लिया है भैया मास,
इसको 3 स्प्रिंग से अटैच किया है, राइट। और 3 स्प्रिंग्स ईच ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, मतलब आइडेंटिकल स्प्रिंग्स होनी चाहिए। और अगर आप देखो ये सेटअप, अगर आप देखो तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज सेम फ्रॉम ईच अदर टू स्प्रिंग्स। तो इस पर्टिकुलर सेटअप में जो एंगल होता है इन बिटवीन डिफरेंट स्प्रिंग कितना मिलेगा हमें, 120 डिग्री मिलेगा। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द मास इज पुल टुवर्ड्स एनी वन ऑफ द स्प्रिंग, मान लीजिए इस मास को मैं ऊपर की दिशा में पुश करता हूं, तो जैसे ऊपर की दिशा में पुश करूंगा तो एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन द टॉप साइड, दस इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, बराबर है। अब ये जो दोनों स्प्रिंग्स है बी और सी, इन पर क्या इफेक्ट आएगा, तो जब ये मेरा पर्टिकुलर मास ऊपर जाएगा, मान लीजिए यहां पर शिफ्ट हुआ है, तब हम देखते हैं कि जो स्प्रिंग है वो इलोंगेटेड हो चुके हैं, तो उनका भी जो पर्टिकुलरली एक्सटेंशन है वो ऊपर की दिशा में है, बट 100% वर्टिकल नहीं है, है ना, कुछ एंगल में है। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाले हैं ये कुछ ऐसे लगेंगे। इसका मतलब है ए स्प्रिंग का अगर रिस्टोरिंग फोर्स नीचे जा रहा है तो बी और सी के जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो अपने रिस्पेक्टिव एंगल्स में मूव हो रहे होंगे। ये पहली बात। अच्छा, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो मैंने कहा था भैया देखो तीनों स्प्रिंग के जो एक एंड्स है वो सपोर्ट को अटैच है और दूसरा जो एंड है वो कहाँ अटैच है, जहां पर फोर्स लगने वाला है। तो बेसिकली ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है। और हमें पूछा है इफ द मास इज पुल टुवर्ड्स एनी वन ऑफ द स्प्रिंग देन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो हमें इतना तो पता है भैया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे सारे के सारे पैरेलल में, तो इसलिए मैं इसको केपी लिख रहा हूँ। बस हमें केपी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन मैच होगा ये हम देख सकते हैं। अब नॉर्मली आप बोलोगे कि सर तीनों स्प्रिंग अगर पैरेलल में है तो सीधा सीधा तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो अगर मैं इस तरीके की कोई स्प्रिंग कंसिडर कर रहा हूं जहां पर दोनों स्प्रिंग पैरेलल दिख रहे हैं, अगर एक पार्टिकल किसी पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है ये अगर किसी पर्टिकुलर दिशा में मूव होता है तो दूसरे में जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है दोनों के जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्सेस अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे होने के कारण हम केपी को पाने के लिए डायरेक्टली सभी के स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों स्प्रिंग की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है, हो गया। नाउ इनिशियली हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे है, नाउ इट इज मूविंग टूवर्ड्स स्प्रिंग ए, दिस इज माई न्यू पोजिशन। तो यहां पर मैं नई पोजिशन को मार्क कर रहा हूं, दिस इज माई न्यू पोजिशन। जो नई पोजीशन है उसे हम ओ डैश कहेंगे, पुरानी पोजीशन को उन्होंने ओ कहा था, डायग्राम में दिख रहा है। नाउ दिस इज माई स्प्रिंग ए, दिस इज माई स्प्रिंग बी एंड दिस इज स्प्रिंग सी। जैसे ही स्प्रिंग नए पोजीशन पे जाती है क्या हो जाएगा, ये ए से लेकर ए के पास जो स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेस हो गई है, दिस स्प्रिंग इज नाउ कॉम्प्रेस्ड। दिस इज डिस्टेंस एक्स, ध्यान से समझना कौन सा है डिस्टेंस एक्स। जब मैं यहां से पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहा हूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने परफॉर्म किया होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया है। सो जब अंदर की दिशा में मतलब ऊपर की दिशा में अगर पार्टिकल मूव हो रहा है तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैं रिस्टोरिंग फोर्स को ऐसा रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज गिवन बाय एफ ऑफ ए। और हम जानते हैं पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है वहां पर जो नेट फोर्स है इट इज द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द स्प्रिंग्स, ये होता है। फिलहाल एफ ऑफ ए हो गया। अब देखो एफ ऑफ बी कैसे आएगा, हियर न्यू पोजीशन इज ज्वाइंट लाइक दिस। तो बी ओ डैश को मैंने ज्वाइन किया है, वैसे ही सी ओ डैश को भी ज्वाइन किया है। अब इनका जो एक्सटेंशन है वो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दिस इज द एक्सटेंशन। तो उनके लिए लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स उनके अपोजिट डायरेक्शन में लाइक दिस। तो यहां पर मैं इन फोर्सेस को निकाल रहा हूं। सो दिस इज फोर्स बी एंड दिस इज लेट्स से फोर्स सी।
फोर्स बी, फोर्स सी। अब कोई भी फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। तो एफ ऑफ ए, अगर मुझे एफ ऑफ ए निकालना है तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम के ले रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल स्प्रिंग है, सो आई एम राइटिंग दिस एज के ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं बात एफ ऑफ बी की करूं तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ बी ऐसे लग रहा है, इधर इधर लग रहा है, लेकिन यहां ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये क्लियर है क्या मुझे? नहीं, क्योंकि ए के समय डिस्प्लेसमेंट एक्स था, लेकिन दिस पर्टिकुलर लेंस दे आर स्लैंटेड इन नेचर एंड दैट्स व्हाई यहां पर एक्सटेंशन एक्स में नहीं ले सकता, मुझे कोई और चीज लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैं एक्स डैश ले रहा हूं, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी जब तक मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट यूज दैट वैल्यू टू फाइंड एफ ऑफ बी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक्सटेंशन फाइंड कर रहा हूं इन बी स्प्रिंग एंड सी स्प्रिंग। तो कैसे फाइंड करना है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना बी ओ, जो ओरिजिनल लेंथ थी, वहां से अगर मैं ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दिस पर्टिकुलर पार्ट रिप्रेजेंट्स एक्सटेंशन। तो यहां से मैंने भैया ऐसे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, एंड दिस इज माय एक्स डैश। तो दोनों ही स्प्रिंग में सिमिलरली एक्स डैश रहेंगे। सो आप चाहे एफ ऑफ बी कैलकुलेट करो या एफ ऑफ सी, दैट वुड बी स्प्रिंग कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय एक्स डैश, ऐसे आएगा, ठीक है। और जो नेट फोर्स रहेगा दैट वुड बी सम ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी, ठीक है। इसका आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो इतनी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसका हम यूज करेंगे। चलिए अब देखो, सवाल ये है कि ये एक्स डैश कैसे पता चलेगा। तो एक्स डैश को पता करने के लिए आपको एंगल देखने पड़ेंगे। देखिए, दिस टोटल एंगल इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। ये अगर 120 डिग्री है, ठीक है, तो यहां पर एंगल ध्यान से समझो बेटा, बहुत ही थोड़ा सा ध्यान देकर समझने वाली चीज है ये। अगर टोटल एंगल 120 डिग्री होता है, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग बी एंड स्प्रिंग सी के बीच में, और बीच से अगर मैं उसमें बाइसेक्टर डाल रहा हूं तो दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो पर्टिकुलर स्प्रिंग है जो बी और ओ के बीच में अटैच थी, यहां इस ओरिजिनल पॉइंट से या इनिशियल पोजीशन से जैसे ही मास को ऊपर लेकर जाया गया होगा, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, मान लीजिए इस पॉइंट से यहीं तक के डिस्प्लेसमेंट है, तो बी और ओ डैश की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ती, क्या नहीं बढ़ती। एक्सटेंशन तो होगा उसमें, एक्स डैश तो देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। ऐसे केस में ओ बी और ओ डैश ये एंगल कितना होता, तो आप कह सकते थे कि सर ये एंगल तो बहुत कम होगा। तो अगर मैं इस एंगल को नियरली जीरो मान लूं, कितना मान लूं, नियरली जीरो, तो बचा हुआ ये एंगल कितना होता है, दिस पार्ट। सो 120, और ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो समेशन होती है वो होता है 180 डिग्री। सो 180 माइनस 120, हाउ मच इट वुड बी, 60 डिग्री। सो ये पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल इज हाउ मच, इट इज 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अगर इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा ऐसे निकालूं, तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स एक्स, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स इलोंगेशन एक्स डैश, एंड दिस इज माय थीटा, और ये है भैया हमारा ट्रायंगल। तो इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में क्या मैं लिख सकता हूं, cos थीटा is nothing but adjacent side which is x dash upon hypotenuse which is my x. So x dash is nothing but x cos theta. और जैसे थीटा है 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, therefore x dash is equal to x upon 2। आ रही है क्या बात समझ में? तो यहाँ पर x dash हो गया x upon 2। दूसरी चीज, जब आप फोर्स निकालोगे, दिस फोर्स, so this force is FB, देखो ध्यान से समझो, this force is how much, it is FB। now when it comes to line of action, तो f of a जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में f of b या f of c नहीं जा रहे हैं,
तो यहाँ पर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी को भी हमें क्या कर लेना है, रिजॉल्व कर लेना है। तो रिजॉल्व करते समय सपोज दिस इज एफ ऑफ ए, दिस वॉज एफ ऑफ ए एंड दिस इज एफ ऑफ बी। उनके बीच में एंगल कितना है भैया, ये देखिए एंगल इज 60 डिग्री। तो एफ ऑफ बी को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। और सिमिलरली एफ ऑफ सी को भी अगर रिजॉल्व करूंगा अलॉन्ग एफ ऑफ ए तो दैट वुड बी एफ ऑफ सी कॉस ऑफ 60 डिग्री। मतलब टोटल नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी में जो ले रहा हूं तो मुझे लाइन ऑफ एक्शन अगर कंसिडर करना है तो लिखना पड़ेगा एफ ऑफ बी कॉस ऑफ 60 एंड एफ ऑफ सी कॉस ऑफ 60। आ रही क्या बात समझ में, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन उनके अलग अलग है। सो द नेट फोर्स, ध्यान से समझो, द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, इस पार्टिकल पे जिसको मैं ब्लैक शेड से अपने मार्क करके रखा है, वुड बी एफ ऑफ ए एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस एफ ऑफ बी वो कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज कॉस ऑफ 60 प्लस एफ ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ 60। अब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 60। डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो एफ इज इक्वल टू, अब व्हाट इज एफ ऑफ ए, के इंटू एक्स, सो दिट इज के इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज एफ ऑफ बी, के इंटू एक्स डैश इंटू cos of 60. So I can write f is nothing but k into x plus 2 into k into x dash is nothing but x by 2, हमने पहले ही कैलकुलेट किया है। So this is x by 2 into cos of 60 is 1 by 2। तो भैया देखो ये 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, राइट। सो वी हैव k of x upon 2। So f is nothing but x कॉमन अगर मैं ले रहा हूं तो बचता है 1 plus 1 by 2, that is f is nothing but, और k जैसे का वैसा, and that is f is nothing but 3 by 2 times of k into x। ये है हमारा फोर्स का इक्वेशन। इसमें अगर आप देखो तो f is the force, restoring force, x is the displacement। so 3 by 2k 3 by 2k जो है वो हमें बताता है हमारा इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड दैट्स वाई अगर आप यहाँ पर आओगे, सो आई एम राइटिंग इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन बाय 3 by 2k। देयरफॉर इस फॉर्मूले में डालो, सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k की बजाय लिखना पड़ेगा 3 by 2, तो थ्राइस ऑफ k और 2 नीचे था वो चला गया ऊपर, सो 2 टाइम्स ऑफ m अपॉन 3 टाइम्स ऑफ k। दिस शुड बी आवर आंसर, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, 2 पाई इंटू 2, यस ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर, चलेगा। अब मेरी आपसे ये गुजारिश है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप 1 बार 2 बार 3 बार फिर से इसको रिवाइज करो। The more you revise, more it will be easy for you to understand what concepts are basically required, why we are taking resolution of forces। पार्टिकल का मूवमेंट हुआ है, फोर्सेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, हमें एक ही लाइन ऑफ एक्शन चाहिए होता है। देखिए मैंने यहाँ पर समझा के दिया था ना, वहाँ पे मान लीजिए, जैसे फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज वन स्प्रिंग एंड दिस इज अनदर स्प्रिंग। पार्टिकल अगर एक दिशा में मूव हो रहा है, मान लीजिए वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो पहले स्प्रिंग के कारण रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ आएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, ये हो गया F1। और दूसरी स्प्रिंग में जो है वो इलोंगेशन हो रहा है टुवर्ड्स माइनस एक्स डायरेक्शन। पहले स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन, दूसरे स्प्रिंग में इलोंगेशन, तो इलोंगेशन को अपोज करने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी आल्सो अपॉन द सेम डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे इसलिए जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली हम सम कर सकते थे। यहाँ ऐसा नहीं है भैया, पार्टिकल जैसे ही एक्स डिस्प्लेसमेंट करा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक डाउनवर्ड आ रहा था, लेकिन दोनों कैसे आ रहे थे, एट सम एंगल आ रहे थे, तो हमें उन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना पड़ा पहले along the same line, and then we have added all the 3 forces along with their respective spring constants, and then we got F is equal to 3 by 2 times of k into x। तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ से पता चला, इट इज 3 by 2 times of k,
and thereby using that formula we have found t is equal to 2 pi under root of twice of m upon thrice of k, which is my option B here. चलिए, तो हमारा ये जो स्प्रिंग का पार्ट है वो अब खत्म हो चुका है. अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.